Hello class, today we are going to discuss class 10 geography chapter 1. इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस में अगर हम बात करें तो जितने भी रिसोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड हैं और आज के डेट में अगर हम अपने जीवन की कल्पना करें तो विदाउट रिसोर्सेस हम कल्पना नहीं कर सकते. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि वाटर भी एक गॉड गिफ्टेड रिसोर्स ही है. विदाउट वाटर हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ हम जीवित भी रहेंगे. बहुत दिनों तक नहीं जीवित रह सकते, कुछ दिनों तक जिया जा सकता है, लेकिन रिसोर्सेज के बगैर हम जो है पूरी तरह से कह दें कि हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि नेचर ने ऐसा गिफ्ट दिया है जिसकी वजह से हमारा जीना संभव है. और जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, ये मेटल रिसोर्सेज हैं, या फिर हम कह दें कि केमिकल रिसोर्सेज की भी बात कर सकते हैं, या फिर अन्य जो भी रिसोर्सेज गॉड गिफ्टेड हमें मिले हुए हैं वो नेचुरली गिफ्ट दिया गया है और उसे हम यूज करके अपने लाइफ को और इजी बना सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि हम नेम से ही परिचित हैं कि रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए हमें और भी बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है. ये हमने पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा है, पीछे वीडियो में मैंने भेजा था कि इसमें रिसोर्सेज कब हम कहेंगे, जब तक उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेस ना कर लिया जाए, जब तक वो ट्रेडिशनल रूप से हमारे सोसाइटी में मान्य ना हो, या फिर हम कह लें कि जब तक उसका इकोनॉमिकली बेनिफिट ना हो. इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम रिसोर्सेज फाइंड भी कर लें, वो रिसोर्स के रूप में हमें मिल भी जाए, तो हमारे सामने कुछ और भी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं जिन्हें ध्यान देना है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से सारे रिसोर्सेज का. उसमें पहला प्रॉब्लम है ग्रीड. जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी सोसाइटी में हैं जो कि जिनकी ग्रीड नहीं सेटिस्फाई हो पाए, यानी उनकी नीड सेटिस्फाई से मतलब नहीं होता है, उनका ग्रीड सेटिस्फाई करना, यानी उनकी लालच जो है वो उसको समाप्त नहीं होने दे रही है. यानी ये पूरी तरह से जो डेवलपमेंट है वो केवल और केवल नीड पे ना डिपेंड होकर के आज के डेट में ग्रीड पे भी डिपेंड हो गई है कि कुछ लोगों के द्वारा चाहा ये जा रहा है कि सारे के सारे रिसोर्सेज अकेले हम यूज कर लेते, या हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर लेते, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ न बचता तो ठीक है. तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो नहीं सोचते, बल्कि आज की उनकी ग्रीड फुलफिल होनी चाहिए, उनका ये सोच है. तो पहली प्रॉब्लम है अगर देखा जाए डेवलपमेंट में, तो पहला इंडिया के लिए ये कि ग्रीडी पर्सन जो है वो केवल अपने यूज के लिए ही यूज करते हैं, या फिर कह लें अपने ही तक सीमित है उनका सारा सोच कि हम बस ज्यादा से ज्यादा यूज कर लें. दूसरा, रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स. रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं. आज के डेट में हम देखें तो दो कैटेगरी कौन कौन से, हैव एंड हैव नॉट. यानी कुछ के पास है और कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है. यानी जो रिसोर्सेस हैं उन पे कुछ ही इंडस्ट्रियलिस्टों का क्या है, अगर देखा जाए तो पूरा आधिपत्य बन चुका है कि वो केवल अपने तक ही यूज करते हैं, दूसरे के हाथ नहीं जाने देते. यानी आम जनता का उस पर कोई अधिकार नहीं समझते और वो कुछ ही लोगों तक सीमित है. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिच एंड पुअर की कैटेगरी बटी हुई है. दो कैटेगरी में इसको भी हम रख सकते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम. तीसरा अगर देखें तो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी एक तो सबसे बड़ी चीज कि गॉड गिफ्टेड होने की वजह से जरूरी नहीं है कि ये सभी जगह इक्वली अवेलेबल हो. दूसरी चीज, जो रिसोर्सेज हैं उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो इस लेवल तक किया जा रहा है कि अनइक्वली कुछ लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, कुछ लोग ना के बराबर यूज कर पा रहे हैं. इस टाइप से देखा जाए कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन मतलब इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा है, कुछ जगहों पे नहीं है, और उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ लोग चाहते हैं अपने तक ही हम यूज करें और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोट आज ही कर डालें, आज ही यूज करके समाप्त कर दें, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचे या ना बचे. अगला टॉपिक हमारा बनता है, ये प्रॉब्लम्स हैं डेवलपमेंट रिसोर्सेज में, ये 3 प्रॉब्लम. अगला हम देखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है. ये एक बहुत मायने रखने वाली बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि डेवलपमेंट हो लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को माइंड में रखते हुए जो भी रिसोर्सेस हैं उनका इस लेवल पे यूज किया जाए कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचे। यानी आज ही सारा यूज करके समाप्त न कर दिया जाए, इस चीज को ध्यान में रख करके हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ न बचे, आज जो है वो केवल हम अपने सेटिस्फाई हो जाएं यूज करके, फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचेगा या नहीं बचेगा उससे हमारा कोई लेना देना ना हो। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो लेकिन आज की ही नीड को सेटिस्फाई किया जाए, ग्रीड सेटिस्फाई ना किया जाए। इसके चक्कर में आज जितना रिसोर्सेस हैं उनका आज की जो नीड है केवल उतने तक ही हम उसको यूज करें, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रख लें। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है, इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। अगर देखा जाए तो रियो डी जेनेरियो की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने एक अर्थ समिति यानी 1992, ये डेट ध्यान रखिएगा कि 1992 जून मंथ में हुआ था। इसका जो ये बनाया गया है, ये अर्थ समिति बुलाई गई थी, वो ब्राजील एक प्लेस है या कह लीजिए एक कंट्री है। उस ब्राजील कंट्री में रियो डी जेनेरियो एक प्लेस का नेम है, जहां पे उस समिट को बुलाया गया था जिसमें 100 कंट्रीज के हेड्स सम्मिलित हुए थे, या कह लीजिए कि लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए थे। और उन 100 से ज्यादा कंट्रीज के हेड्स के द्वारा या उनके बीच इस सारे मैटर को रखा गया कि जो हम डेवलपमेंट आज के डेट में कर रहे हैं वो इस लेवल का है कि ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का हम जो है यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को नहीं ध्यान में रखा जा रहा है। इन सारी बातों पे चर्चा किया गया, यहाँ तक कि जो पॉवर्टी है उसको भी ध्यान में रखा गया, जो डिसीजेस हो रही हैं इन पॉल्यूशन की वजह से उसको भी ध्यान में रखा गया। इन सारे मैटर पे वहां पे डिस्कशन हुआ और उस डिस्कशन के बाद एक नियमों का एक ग्रुप बना जिसको हम कहते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 कहते हैं। इस एजेंडा 21 जो एक नियमावली बनी या फिर हम कह लें कि रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए, इस एजेंडा 21 के थ्रू 21 रूल बनाए गए उस रियो डी जेनेरियो में। और वो 21 रूल किससे रिलेटेड थे? इसी से रिलेटेड थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, या फिर हम कह लें कि डेवलपमेंट का जो तरीका है आज के डेट में कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि उसको सस्टेनेबली यूज किया जाए। दूसरा इसको रखा गया कि पॉवर्टी, पॉल्यूशन, डिसीजेज, इन सब को ध्यान में रखते हुए एजेंडा 21 यानी 21 रूल बनाए गए। और अदर जो भी कंट्रीज उसमें सम्मिलित हुई थी, जो राष्ट्राध्यक्ष उसमें सम्मिलित थे, जो हेड सम्मिलित हुए थे, उनसे ये भी रखा गया कि ये एजेंडा 21 तो हम यहाँ बना रहे हैं, लेकिन आप जब यहाँ से जाएं तो आप अपने कंट्री के हिसाब से भी अपना खुद का भी एजेंडा 21 बनाएं और उसके अकॉर्डिंग इस जो आज के डेट में डेवलपमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का, उसको सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। दूसरा, अब अगला टॉपिक देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। जो भी हमारे पास गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेस हैं, एक तो सबसे बड़ी बात कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब ये है कि हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्सेस हैं वो गॉड गिफ्टेड ही हैं, और वो गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेस पे जो अगर हम डिस्कशन करें तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। जैसे हमारे पास हमारे यूपी की बात करें तो यूपी में कोई विशेष रिसोर्स नहीं पाया जाता है। हमारे वहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, लैंड एज अ रिसोर्स है जिसपे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। अदर कोई रिसोर्स नहीं है, जैसे मेटल वगैरह कुछ नहीं पाया जाता है। हम देखें कि आयरन माइनिंग वो सब मध्य प्रदेश, उधर झारखंड इधर मिलेगा, या कोल माइनिंग, ये सारी चीजें उधर मिलती हैं, ये सारे मिनरल्स आपको उसी साइड मिलेंगे। ये रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए कि कुछ जगहों पे बहुत से रिसोर्सेस हैं और कुछ जगहों पे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो प्लानिंग की गई इंडिया में, उस कैसे प्लानिंग की जाती है रिसोर्सेज के लिए, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज उनको उनकी प्लानिंग के को ध्यान में रखते हुए कुछ तरीके बताए गए हैं कि क्या क्या प्लान किया जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन।
किन जगहों पे किस टाइप का रिसोर्स फाइंड आउट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कहाँ ये रिसोर्सेस हैं, उसका मैपिंग करना, सर्वे करना, ये सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा आइडेंटिफिकेशन में। इसको इन्वॉल्व करने के बाद हम ये देखते हैं कि हाँ ये चीज हमारी कंफर्म हो गई कि इस टाइप का रिसोर्स फला जगह पे मिलेगा, तो ये आइडेंटिफाई कर लेना। फिर इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग, सेकेंड स्टेज आता है इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ टेक्नोलॉजी, यानी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। यानी जो भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना करके उस रिसोर्सेस को फाइंड आउट करने का प्रयास किया जा रहा है, उस रिसोर्सेस को हम देखें कि उसमें किस किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होनी है, उस टेक्नोलॉजी से हम इसका क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे माइनिंग करना है या उसको प्यूरिफाई करना है, उसके लिए किस टाइप की टेक्नोलॉजी लगेगी, उस टेक्नोलॉजी को लगा करके उसको प्यूरिफाई करके या उसको टेक्नोलॉजिकली हम कह दें कि फाइंड आउट करके हम उस रिसोर्स को अपने यूज में लाते हैं। थर्ड होता है मैचिंग द रिसोर्सेस डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल, एनडीपी का मतलब है नेशनल डेवलपमेंट प्लान। यानी अगर देखा जाए तो इस नेशनल डेवलपमेंट प्लान का मतलब यहाँ पे ये है कि इसको मैच कराना कि जो रिसोर्सेज हमारे पास फाइंड आउट हुए हैं उसका पूरे नेशनल लेवल पे, यानी आपके राष्ट्रीय स्तर पे पूरे भारत में कैसे हम यूज करवाएं कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या सब तक ये रिसोर्सेज पहुंचा सकें, उस प्लान से हम इसको मैच कराते हैं। नहीं तो कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो रिसोर्स, इसलिए उसको मैच, या फिर किसी को बहुत कॉस्टली मिलेगा, किसी के वहां जिसके वहां फाइंड आउट हो रहा है उसको बहुत ज्यादा चीप मिलेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से उसको मैच करा करके सबके लिए वो पॉलिसी बनाई जाती है और सबके लिए वो रिसोर्सेस अवेलेबल कराने का प्रयास किया जाता है। ये तो रही रिसोर्सेस की बात। अब यहीं पे बात आती है कि जो रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं उसको कंजर्व भी करना, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, भाई जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, उसको हम वो नेचुरल प्रोसेस से एक्योर हुए हैं, ना कि आज हम चाहें कि आज हम बना लें, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज के टाइम जैसे अभी हम कहते हैं कि कोल को हम यूज करना स्टार्ट करें तो कुछ दिन के बाद वो कोल समाप्त हो जाएगा, और क्योंकि वो क्या है, वो अगर देखा जाए तो उसका भी जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है, और जब हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो कुछ दिनों के बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है कि हम जो भी रिसोर्स हैं उनको कंजर्व करें, आने वाली जनरेशन आज की जो नीड है उसी को सेटिस्फाई करें, केवल ग्रीड को नहीं। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसके बारे में एक कोट किया है, उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि रिसोर्सेज आर ओनली फॉर नीडी पर्सन नॉट फॉर ग्रीडी पर्सन। यानी जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो पर्याप्त हैं केवल और केवल किसके लिए, केवल और केवल जो है नीडी पर्सन के लिए, जो नीड है आज की हमारी जरूरत है उसको सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त है, ना कि ग्रीड। ग्रीड मतलब आज के लालच को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हम तो लालची व्यक्ति तो यही चाहेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर लें, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस हैं लेकिन केवल और केवल नीडी पर्सन के लिए, नॉट फॉर ग्रीडी पर्सन। तो जो कंजर्वेशन की बात आती है, हम रूल और रेगुलेशन जो भी होता है वो बनाते हैं केवल इसलिए कि हम उसको आने वाले समय में या आने वाली जनरेशन को भी हम वो रिसोर्सेस अवेलेबल करा सकें। इसलिए जो भी रिसोर्सेस हैं उनको कंजर्व करने, यानी कि उसको उसकी बचत करने की जरूरत है। आज जितनी हमारी नीड है हम केवल उतना ही खर्च करें, ना कि ग्रीड को फुलफिल करने के चक्कर में पड़ जाएं। इसलिए कंजर्वेशन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो है लैंड रिसोर्सेस। क्योंकि हमने अभी बात किया कि जो रिसोर्सेज हैं उसमें लैंड भी इंक्लूड है। तो स्टार्टिंग करते हैं एकदम बिल्कुल धरातल से चलते हैं कि लैंड रिसोर्स से स्टार्ट करते हैं। कि लैंड रिसोर्स की बात करें तो हमारे पास 3 कैटेगरी बनाई गई है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी प्लेन, सेकंड कैटेगरी माउंटेन एंड थर्ड कैटेगरी प्लेट्यूज। इसमें प्लेन की बात की जाए, उसमें परसेंटेज भी आप देखेंगे, आपके बुक में पूरा एक पाई चार्ट बना करके समझाया भी गया है कि कितने परसेंट किसकी अवेलेबिलिटी है। इसमें देखा जाए कि प्लेन 43% है, सबसे ज्यादा है, जिसपे हम बड़े आराम से रहते हैं और इस पे एग्रीकल्चर भी हम कर सकते हैं। दूसरा माउंटेन्स की बात करें
तो माउंटेन जो आपका हिमालयन सीरीज है टोटली 30% एरिया ऑक्यूपाई किए पड़ा है। थर्ड आपके पास है प्लेट्यूज, चूंकि यहाँ पे भी बहुत सी चीजें हैं, माउंटेनस रीजन में भी कम नहीं है। इस 30% पे मेडिसिनल प्लांट्स बहुत बड़े लेवल पे मिलता है, ये ध्यान रखना है। थर्ड हम देखें प्लेट्यूज 27% टोटल जोग्राफिकल एरिया के, जो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसके 27। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको अलग से समझ लेते हैं कि जो हमारे पास एरिया है टोटल वो है 100%। अगर हम कहें कि 100% जो एरिया है वो है हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जैसा कि हम क्लास 9th में ही ये पढ़ चुके हैं। किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपके पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन टोटल एरिया हमारे पास प्रेजेंट टाइम में है नहीं, बल्कि हम इसको ये मान के चलते हैं कि 100% ना इसको मान करके इसको 98% ही मानते हैं, क्योंकि हमें एक चीज और पता है कि कुछ एरिया जो जम्मू एंड कश्मीर का है, कुछ एरिया अक्साई चीन के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, कुछ एरिया पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, मतलब पीओके है, इसलिए उसको हम 2% लेस करके 100% अपने को मानते हैं। यानी कि 98% को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया कि इस 98% को ही मान लेते हैं कि चलो भाई ठीक है, वो हमारा क्षेत्र है, और उसको हम इस हिसाब से उसी को 100% मान करके हमने 43% इसमें, 30% आपके माउंटेनस रीजन और 27% आपका प्लेट्यू रीजन है। अगर इसमें हम 100% को इन्वॉल्व करें तो और भी अभी इसमें बढ़ेगा, चूंकि कुछ एरिया आपके पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाई किया है, कुछ चाइना के द्वारा। इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास लैंड रिसोर्स है वो इस फॉर्म में है, इस 3 फॉर्मेट में आपको मिलेगा। अब इसमें थोड़ी सी बात करते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन किस किस लेवल पे किया गया है। लैंड यूटिलाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट बनता है फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट, जैसे हम देखें कि माउंटेनस रीजन में भी फॉरेस्ट पाया जाता है। हिमालयन सीरीज में आप चले जाइए, बहुत से आपको जगह हैं जहां पे पूरा फॉरेस्टेड रीजन है, बल्कि डेंसली फॉरेस्टेड रीजन है, तो कुछ पोर्शन आपका फॉरेस्ट कवर किए पड़ा है। अगला देखते हैं कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ ऐसे भी लैंडफॉर्म है जो कल्टीवेबल नहीं है, यानी उसको हम कल्टीवेट नहीं करते। जैसे कुछ ऐसे रीजन है जो बैरन लैंड है, बंजर भूमि है। बैरन लैंड में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें तो बैरन लैंड में हम कुछ नहीं, अगर हम कल्टीवेट करने जाएं तो कुछ कल्टीवेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो आपकी फर्टिलिटी है वो बिल्कुल जीरो है। तो इसलिए इसको हमने अलग रख दिया कि जो लैंड यूटिलाइजेशन है किस किस लेवल पे है उसको समझते हैं कि नॉट अवेलेबल फॉर, तो बैरन लैंड हो गया। दूसरा, लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूज। नॉन एग्रीकल्चर यूज में जैसे कुछ ऐसे एरियाज हैं, या फिर कहते हैं कि कुछ ऐसे लैंडफॉर्म है जिसका हम यूज कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर के रूप में नहीं करते हैं। जैसे कुछ एरिया आपने रोड बनाने में ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ आपने बिल्डिंग बना रखी है, कुछ पे रेलवे ट्रैक बना रखा है, तो वो जो लैंड फॉर्म आपने ऑक्यूपाई किया है वो क्या है, वो नॉन एग्रीकल्चर, वो सभी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के एरिया में आएगा। थर्ड कैटेगरी बनाई गई है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, सॉरी ये लैंड होगा अदर अनकल्टिवेटेड लैंडफॉर्म। अगर देखा जाए कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंडफॉर्म में क्या रखा जाएगा उसको समझते। अदर कल्टिवेटेड लैंड की बात करें तो इसमें जो है, इसमें 3 कैटेगरी बन जाती है। जैसे इसमें हम बात करें कि एक होता है आपका पॉस्चर लैंड, दूसरा होता है कि किसी लैंड फॉर्म जैसे पॉस्चर या ग्रेजिंग लैंड की बात कर लें पहले कि पॉस्चर या ग्रेजिंग लैंड इसमें अदर अनकल्टिवेटेड में आता है कि जिसपे कल्टीवेशन, जैसे ग्रेजिंग लैंड हो जाए या पॉस्चर लैंड जो चरवाहों के लिए छूटा हुआ है, जहां पे हम केवल चारागाह बनाए हुए हैं, उस लैंडफॉर्म को हम अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में रखते हैं, जिसपे हम जानते हैं कि उस पे कल्टीवेशन नहीं होता है, केवल चारागाह होता है। उस पे जैसे भेड़ है या कुछ और है इस टाइप के जो हमारे पेट एनिमल्स हैं उनको चरने के लिए हमने छोड़ दिया है, उस पे कल्टीवेशन नहीं किया जाता। दूसरा हम देखें लैंड यूटिलाइजेशन के थ्रू की इसी अनकल्टिवेटेड लैंड में दूसरा आता है कि किसी ऐसे प्लेस पे जहां पे हमने ट्रीज प्लांट कर दिया है, ट्री वगैरह प्लांट कर रखा है जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, केवल ट्री लगा रखे हैं और उस पे हम कल्टीवेशन छोड़ रखे हैं, उसमें कल्टीवेशन नहीं हो सकता। ऐसे लैंड फॉर्म को भी हम अनकल्टिवेटेड लैंड में आते हैं, अदर अनकल्टिवेटेड में।
थर्ड होता है कि लेफ्ट फॉर मोर देन 5 ईयर। अगर हमने क्या किया, ऐसे कोई भी लैंडफॉर्म जिसपे हम 5 साल से ज्यादा 5 ईयर से ज्यादा हमने कल्टीवेशन नहीं किया है, तो उस लैंडफॉर्म को भी हम क्या कहते हैं, हम इसी अनकल्टीवेटेड लैंडफॉर्म में रखते हैं। ये 3 कैटेगरी, पॉस्चर या ग्रेजिंग लैंड, दूसरा ट्रीज प्लांट कर दिए हैं जिसपे हम कई साल से कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, तीसरा लेफ्ट फॉर मोर देन 5 ईयर जिसपे हम एग्रीकल्चर 5 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया जिसपे हमने नहीं किया, वो लैंड फॉर्म भी हम क्या इसमें अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में ऐड कर लेते हैं। तीसरा आ जाता है, अगला आपका चौथा पॉइंट होता है फैलो लैंड। इस फैलो लैंड में 2 पॉइंट आप रख सकते हैं, 2 टाइप के रखते हैं। फैलो लैंड मतलब पड़ती भूमि, हम जो अपने वहां बोलते हैं पड़ती, मतलब हमने छोड़ रखा उस पर कल्टिवेशन नहीं है, तो उसमें 2 पॉइंट रख सकते हैं। पहला रख सकते हैं कि विदाउट अनकल्टिवेशन फॉर 1 और लेस, यानी 1 साल से कम या 1 साल से ज्यादा, बल्कि 1 साल इस तरह से कहते हैं 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, नॉट ईयर, एग्रीकल्चर ईयर। एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है, 30 जून से 1 जुलाई तक, 1 साल के 30 जून से स्टार्ट करें, दूसरे साल में जुलाई के 1 जुलाई तक, यानी या ऐसे रख सकते हैं 1 जुलाई से 30 जून तक, हम ऐसे रख सकते हैं 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक का जो एक 1 ईयर कंप्लीट होगा, वो पूरा का पूरा 1 ईयर आपका क्या होगा, वो 1 एग्रीकल्चर ईयर बोला जाता है। तो अगर किसी भी लैंड फॉर्म पे 1 एग्रीकल्चर ईयर तक, यानी 1 जुलाई से स्टार्ट किया और 30 जून तक, नेक्स्ट ईयर 30 जून तक अगर हमने उस पर कल्टीवेशन नहीं किया, तो वो क्या है, वो फैलो लैंड के थ्रू आ जाता है, यानी वो क्या है, वो पड़ती भूमि मानी जाती है। दूसरा, इसी में दूसरा भी टाइप होता है कि विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 to 5 ईयर, यानी 1 से 5 साल तक के लिए, जैसे हम देख सकते हैं कि विदाउट कल्टीवेशन 1 to 5 ईयर, यानी 1 से 5 साल, 1 से 1 एग्रीकल्चर ईयर से लेकर के 5 एग्रीकल्चर ईयर तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में चला जाएगा। तो फैलो लैंड में हम उसी को रख सकते हैं कि 1 to 5 ईयर, 5 एग्रीकल्चर ईयर तक अगर देखा जाए, अगर वो लैंड फॉर्म हमने छोड़ रखा है तो वो क्या है, फैलो लैंड में रखते हैं कि ये पड़ती भूमि है, फैलो लैंड है। ये आपके यूटिलाइजेशन में आता है, ये 2 क्राइटेरिया आपके फैलो लैंड में बनता है। अगला आ जाता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया में ध्यान रखने वाली बात है कि नेट सोन एरिया में किसको हम काउंट करेंगे, 1 एग्रीकल्चर ईयर, जैसे 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक, नेक्स्ट ईयर के 30 जून तक जो 1 एग्रीकल्चर ईयर है, उस 1 एग्रीकल्चर ईयर में कम से कम मोर देन वन क्रॉप आपको फॉलो कराना है, कल्टीवेट करना है। 1 एग्रीकल्चर ईयर में 1 से ज्यादा फसल की बुआई जिस लैंड फॉर्म पे होगा, उसे नेट सोन एरिया के नेम से जानते हैं। आज इतने पे डिस्कस करेंगे। ये नेट सोन एरिया में उन सभी लैंड फॉर्म को रखेंगे जिसमें मोर देन 1 क्रॉप पैटर्न फॉलो किया जाए। जैसे हमने कह दिया कि अगर हमने रबी क्रॉप का कल्टीवेशन किया है, 1 क्रॉप कल्टीवेट किया, उसके बाद अगर दूसरा खरीफ भी कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो टोटल नेट सोन एरिया में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर एक ही एग्रीकल्चर ईयर में एक ही पैटर्न फॉलो किया, केवल रबी किया, दूसरा कोई नहीं, जायद या खरीफ नहीं किया, तो वो आपका नेट सोन एरिया में काउंट नहीं होगा। इसलिए ये कंपलसरी है कि मोर देन 1 क्रॉप इन एग्रीकल्चर ईयर, इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक एग्रीकल्चर ईयर में 1 से ज्यादा क्रॉप पैटर्न फॉलो करना, यानी 1 से ज्यादा आपने क्रॉप पैटर्न, जैसे रबी खरीफ जायद तीनों फॉलो किया तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम रबी और खरीफ तो होनी ही चाहिए। अगर किसी लैंड फॉर्म पे दोनों क्रॉप फॉलो हो रहे हैं तो आप क्या कह सकते हो, उसको नेट सोन एरिया में रखेंगे। नेक्स्ट टाइम इसी लैंड रिसोर्स पे अब लैंड यूज पैटर्न की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।